Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, GDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम आज रासायनिक बल गतिकी तथा उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कोई भी अभिक्रिया को हम कितनी आसानी से होती है, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, और उनमें उत्पाद कहाँ तक हमें प्राप्त होंगे, यदि अभिक्रिया होती है तो कितनी होगी और किस लिमिट तक होगी, यदि अभिक्रिया होती है तो किस गति से होगी और उसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया की सीमा, जहाँ केवल रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का अध्ययन किया जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मार्क्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अभिक्रिया होती है तो किस गति से होगी, उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल डायनेमिक्स का अध्ययन करना होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग वेग से होती है। कुछ अभिक्रियाएं तो इंस्टेंटेनियस होती हैं, जैसे कि किसी भी पदार्थ का विस्फोटित होना। आयोनिक रिएक्शंस, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। या उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके विपरीत यदि कोई ऐसी अभिक्रिया है जो कि बहुत ही मंद गति से होती है या महीनों या वर्षों के बाद भी साधारण ताप पर उसकी सांद्रता में परिवर्तन बताना कठिन हो जाता है, तो हम क्रियाफल की प्राप्ति नगण्य हो जाती है। जैसे कि H2 व O2 की उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में संयोग कर पानी का बनना और लोहे पर जंग का लगना आदि। इन दोनों अभिक्रियाओं में बहुत सी कार्बनिक व अकार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनका कि वेग साधारण कमरे के ताप पर किया जा सकता है। आयोनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन परमाणु के समूहों का वास्तव में स्थानांतरण होता है और ये साधारणतया मंद होती हैं। जैसे कि KMnO4 की ऑक्जेलिक अम्ल या H2O2 के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, SnCl2 विलयन की Hg2Cl2 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखते हैं कि विभिन्न अभिक्रियाएं न केवल विभिन्न वेगों से होती है वरन उनके वेग को भी सांद्रता, ताप, दाब आदि की अवस्थाओं में परिवर्तन करके बदला जा सकता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति भी अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकती है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन का प्राप्त बहुत ही धीमी अभिक्रिया है, जैसे MnO2 की कुछ मात्रा से उत्प्रेरण किया जा सकता है। अतः केमिकल डायनेमिक्स रासायनिक गतिकी या रासायनिक बल गतिकी वो ब्रांच है जिसमें विभिन्न अभिक्रियाओं की वेग, क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो हम बच्चों एक एक चीज़ को विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया का वेग अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड या वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में गति या वेग का अर्थ इकाई समय में हुए परिवर्तन से लिया जाता है, अर्थात इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। जैसे कि हम इस स्केच डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि हम सांद्रता व समय के साथ में अभिक्रिया की गति को देखें तो ये ग्राफ प्राप्त होते हैं जिसमें अभिकारक व उत्पाद की स्थिति दर्शाई गई है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है अभिकारक उपयोग में आकर सांद्रता में कमी होती जाती है और उनकी सांद्रता समय के साथ घटती जा रही है। उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाएगी, अतः अभिक्रिया वेग साधारणतया स्थिर नहीं रहता है और हम देखते हैं कि समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग तीव्रता से घटता है
फिर धीरे धीरे घटता है और अंत में शून्य तो नहीं होता है, लेकिन इकाई समय में हुए परिवर्तन में अभिक्रिया का वेग कहने को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो समय के साथ अभिक्रिया वेग में परिवर्तन को इस तरीके से दर्शाया जा सकता है, जिसमें ग्राफ के द्वारा हम बता सकते हैं। यदि किसी भी अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में अल्प समय में होने वाला परिवर्तन डेल्टा टी समय यदि हम कहते हैं और उसमें डेल्टा सी हो, तो समय अंतराल में अभिक्रिया का औसत वेग डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होगा। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के लिए ऋणात्मक तथा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के लिए हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं। अतः अभिक्रिया ए उत्पाद के लिए वेग व्यंजक निम्न हो सकता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग ए की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इसको किसी भी उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O2 के वियोजन के लिए हमें H2O और O2 प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया का औसत वेग H2O2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। चूंकि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन ऋणात्मक और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक है, अतः एक सामान्य अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस में आएगा और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी जो कि उत्पादों की सांद्रता को दर्शाता है। अभिक्रिया के औसत वेग को वास्तविक वेग नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभिक्रिया वेग प्रति क्षण बदलता है। अतः अभिक्रिया वेग पद की मूल सार्थकता केवल किसी समय विशेष से ही संबंधित होती है। अभिक्रिया वेग का वास्तविक मान निकालने के लिए हम उस ग्राफ में किसी भी दिए हुए कंसंट्रेशन पर समय के साथ संगत बिंदु व स्पर्श रेखा खींचते हैं और यह स्पर्श रेखा का ढाल, जिसे कि हम स्लोप कहते हैं, अभिक्रिया के वास्तविक वेग को दर्शाता है और यह वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। अतः किसी भी दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी का जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, और जबकि डेल्टा टी का मान शून्य की ओर उपगमन करता है, अर्थात वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अर्थात डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के परम मान को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अतः डेल्टा टी एक अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल है तथा उस सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन को प्रकट करता है। अभिक्रिया के ताक्षणिक वेग को अभिकारकों व उत्पादों के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। इनमें संबंध अभिक्रिया को स्टोइकियोमेट्री द्वारा लिखा जा सकता है। एक सामान्य अभिक्रिया A गिव्स टू B के लिए अभिक्रिया का वेग माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अतः डेल्टा सी जो हमने ए लिखा है ये ए के संदर्भ में है और डेल्टा सी जो बी लिखा है वो बी के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग है। इसी प्रकार यदि कोई रिएक्शन ए गिव्स राइज टू 2B है तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। कोई भी एक सामान्य अभिक्रिया जिसमें n मॉलिक्यूल ए अभिकारक के, N2 मॉलिक्यूल बी अभिकारक के, M1 मॉलिक्यूल सी उत्पाद के एवं M2 मॉलिक्यूल डी उत्पाद के लिए है, तो ए के लुप्त होने का वेग हमारे पास में और बी ए और बी के लुप्त होने का वेग हम इस प्रकार निकाल सकते हैं और सी और डी के बनने का वेग हम इस इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि यह मान लिया जाए कि एक अभिक्रिया में किसी भी समय t पर उत्पाद की सांद्रता जो कि t प्लस डी टी समय के बाद x प्लस डी एक्स हो जाएगी, तो अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपॉन समय में परिवर्तन को दर्शाता है।
इसको हम किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की निम्न समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करने पर अमोनिया बनती है N2 और H2 के द्वारा। तो N2 और H2 अभिकारक है, इनकी लुप्त होने तथा अमोनिया के बनने का वेग अभिक्रिया वेग को इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं। N2 के लुप्त होने का वेग माइनस dCN2/dt, इसी प्रकार H2 के लुप्त होने का वेग और अमोनिया के बनने का जो वेग है वो हो जाएगा प्लस dC अमोनिया/dt। ओवरऑल अभिक्रिया का वेग हम इस इक्वेशन के द्वारा दर्शा सकते हैं। अन्य अभिक्रिया एक सामान्य अभिक्रिया जिसमें A2B2 gives rise to 2AB, तो B2 के लुप्त होने का वेग हमारे पास है तो AB के बनने के वेग की गणना कर सकते हैं। अभिक्रिया A2 + B2 gives rise to 2AB, इसमें हमें AB के बनने के वेग की गणना करनी है। तो इसकी इक्वेशन लिख कर हम AB के बनने के वेग की गणना इस प्रकार कर सकते हैं कि dCAB/dt = 2। हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई और बनने के वेग को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी प्रकार अभिक्रिया A + 2B gives rise to 3C में A के लुप्त होने का वेग दिया हुआ है। इस अभिक्रिया में B के लुप्त होने का वेग और C के बनने का वेग ज्ञात करना है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इनकी गणना कर सकते हैं। इनकी गणना करने पर हम देखते हैं कि B के लुप्त होने का वेग, C के बनने का वेग सिंपल रिएक्शन के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कोई भी प्रकार की अभिक्रिया है, उसके वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो उसके वेग को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि उत्पाद के बनने की गति प्रभावित होती है। हम देखते हैं कि अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की सांद्रता, तापमान, pH, विलायकों की प्रकृति, रेडिएशन इफेक्ट, प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ये सभी मिलाकर हमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो इनको एक के बाद एक हम इनका विवेचन करते हैं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, यदि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बंध होते हैं और कुछ बंध जो टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं, इसमें यदि अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई भी अभिकारक आयनित या फ्री रेडिकल प्रकृति के हों तो अभिक्रिया तेजी से होगी और आणविक अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं। तो आयनिक अभिक्रियाएं बहुत तेज़ी से होंगी, जैसे कि KMnO4 का गुलाबी रंग फेरस सल्फेट द्वारा शीघ्र रंगीन हो जाता है, जबकि ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा धीरे धीरे होता है। तो एक रिएक्शन आयोनिक है और एक मॉलिक्यूलर है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जब हम इस सिद्धांत को देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारी अणुओं की प्रति सेकंड होने वाली टक्करों, कॉलिजन की संख्या पर निर्धारित करते हैं। जैसे कि H2O I2 की हमेशा HI देते हैं, तो इसके लिए हाइड्रोजन या आयोडीन की अणुओं की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड संघटकों की संख्या भी दुगुनी हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और अभिकारी अणुओं की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। अर्थात अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। टेम्परेचर, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एक अनुमानित निष्कर्ष के अनुसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर लगभग वेग दुगुना या तिगुना हो जाता है। कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर्स, यदि
ये कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया मिश्रण में मिला दिए जाएं तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे KClO4 के साथ में यदि हम MnO2 मिला देते हैं तो अपेक्षाकृत कम ताप पर ही KClO3 के अपघटन के वेग की काफ़ी वृद्धि हो जाती है और ऑक्सीजन अधिक बनने लगती है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग को प्लेटिनम उत्प्रेरित करता है। इसके विपरीत यदि हम इनहिबिटर अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली क्रियाशील माध्यम से क्रिया कराने पर अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, जैसे एल्किल अमाइड उपस्थित हो तो पर ऑक्सी डाइसल्फेट की अभिक्रिया SO4 क्रियाशील पदार्थ से क्रिया कराने पर वेग कम कर देते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया अन्य दूसरी प्रकार से संपन्न होने के कारण अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। मीडियम अर्थात pH ऑफ द मीडियम, जो अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है वे साधारण माध्यम के pH पर निर्भर करती हैं। जैसे धातु आयन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग साधारण हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अम्लीय विलयन में ऑक्सीकृत कर देता है और क्षारीय माध्यम में दूसरी अभिक्रिया होती है। इस प्रकार pH अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। नेचर ऑफ द मीडियम, आयनिक क्रियाकारक या ध्रुवीय क्रियाकारक ध्रुवीय विलायकों में तेज गति से अभिक्रिया करते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में इस प्रकार की क्रियाकारक मंद गति से अभिक्रिया करते हैं, अर्थात इनके द्वारा अभिक्रिया की गति प्रभावित होती है। रेडिएशन इफेक्ट, कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनका वेग बहुत कम होता है, अतः ऐसी अभिक्रियाएं विशेष विकिरणों फोटोन का अवशोषण करके अभिक्रिया अधिक वेग से होने लगती है। और जैसे कि फोटोसिंथेसिस अंधेरे में नहीं होती है लेकिन सूर्य के प्रकाश में तेजी से होती है। अभिक्रिया का दाब, कुछ अभिक्रियाएं उत्पादों के आयतन अभिकारकों के आयतन से कम होता है, तो इनमें जैसे ही दाब बढ़ाते हैं तो उनका वेग तेजी से बढ़ जाता है। और यदि उत्पादों का आयतन अभिकारकों के आयतन से अधिक होता है तो अभिक्रियाओं का वेग दाब बढ़ाने से कम हो जाएगा। सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट, कुछ हिटेरोजीनियस रिएक्शंस में अभिक्रियाओं की गति रिएक्टेंट की सतह के संपर्क में आने पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि हम सतह के क्षेत्रफल के अभिक्रिया की गति सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाती है, अतः अभिकारक के कणों का जितना आकार छोटा होगा सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा और अभिक्रिया की गति भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम अभिक्रिया के वेग को समझ सकते हैं। थैंक यू।